Yes, project management means what? The project means what? No one have idea. Come on, speak up. Hello. Let's speak up now. What is project? Why we require project? Come on. Hello. Huh? Your voice is not clear. Yes. Speak loudly. Project management is the planning of organization of company resource Yes. to move on specific tasks or duty toward completion. Okay. Okay. Anyone? Yes. Anyone? To handle budgeting of financial Okay. resources. हम्म. अभी जो आप SIP कर रहे हो, what it is exactly? प्रोजेक्ट ही है ना वो. डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में आप काम कर रहे हो, राइट? ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो. रिगार्डिंग जो भी आपने काम किया है 1 साल 2 साल 3 साल का, उस पे ऊपर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो. तो जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो वो डिफरेंट है ना. ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, मतलब एक उसका थ्योरी लिख रहे हो कि 3 साल में इसका क्या, मतलब पास्ट का, है ना. अब ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ये करंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन लाइक दैट कि big organizations है ना, lot of big organizations before start their project they just make a project report. Okay. So प्रोजेक्ट रिपोर्ट मीन्स बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, राइट? तो जब हमें नया टेंडर मिलता है तो उसके लिए हम प्रोसेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लीजिए टेंडर सिलेक्ट हो गया और आपको 1 करोड़ का या 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया. ओके. सो ऑन दैट बेसिस पे जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो वो कॉस्ट को, जो आपको कॉस्ट दी है उन्होंने, है ना, 1 करोड़ की, तो उसी में आपको वो कंप्लीट करना होता है. अगर ज्यादा लगता है तो उसका आपको रिपोर्ट देना पड़ता है कि क्यों ज्यादा. ठीक है. तो जो भी आप डे 1 से काम करोगे वो सारे रिपोर्ट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं कि 1 करोड़ का कॉस्ट है आज कितना. और वो तो एक दिन में खत्म नहीं होता है प्रोजेक्ट, राइट? इट विल टेक टाइम, 5 years 3 years, राइट? एंड होल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होता है वो कितना होता है, 1 करोड़. अब उस कॉस्ट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. एक्सपेंसेस होते हैं, मशीनरीज परचेस करना है, लैंड है, अगर लीज पे है तो वो काउंट करना है, एवरीथिंग. अब तो फाइनेंस से रिलेटेड आपको पता है कि सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम्स, उसको लेने के लिए जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए. सो लॉट ऑफ थिंग्स ऐड, and this thing we just mention on the report, and that report we submitted to government after completion the project, and after that they will release your fund regarding that project. And before that, when you get any kind of project, that time you submit some kind of investment, some kind of retention money, some kind of EMD, some kind of fixed deposit. ओके. सो गवर्नमेंट मीन्स उनके पास सिक्योर्ड रहना चाहिए अगर आपने प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया तो. ओके. So nowadays this is a trend of every company. They will especially semi government and government, so they सबमिट देयर प्रोजेक्ट. और अभी तो मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, है ना. डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका कॉस्ट होता है और ऑन दैट टाइम में ही वो कंप्लीट करना होता है. सो
दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं कि एवरी काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, हाउ वी प्रिपेयर, what exactly project management, what is their content, what is their exact figures, how we take every projects have every aspect, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग हम लोग कॉस्ट होती है, उसका प्राइस होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, कोई 6 मंथ्स का होता है, कोई 1 ईयर का होता है ना, छोटा छोटा प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है तो मैं आपको सारे रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी, बिकॉज आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट, सो आई हैव लास्ट 15 years, सो आई हैव एन आइडिया एंड आई हैव अ रिपोर्ट, हाउ मच रिपोर्ट वी हैव प्रिपेयर टिल स्टार्टिंग टू एंड, एंड एवरी ईयर दिस साइकिल इज कंटिन्यू। एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया फिर दूसरा, दूसरा, तीसरा, और जो 3-3, 4-4 साल के लिए उस पर भी कंटिन्यू साइकिल, राइट है। नेक्स्ट वी हैव सीन सम कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हैव यू सीन माय स्क्रीन? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, सो फर्स्ट है प्रोजेक्ट स्कोप्स एंड डिस्क्रिप्शंस, है ना। प्रोजेक्ट का क्या स्कोप होगा, क्या डिस्क्रिप्शंस होगा, प्रोजेक्ट का इनिशिएशन क्या होता है, इंस्टॉलेशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट बजटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट होता है इसमें, प्रोजेक्ट का बजट कितना है, उसका टाइम कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको हम कॉलेज ने प्रोजेक्ट दिया है कि आपको अपना अपना SIP कंप्लीट करना है, ओके। So before submission of that, we just take a meeting. We just told you how to prepare your SIP, on which content you add, on which data you have. So it's a matter, because different kind of subjects you have choose, right? So different kind of subjects के लिए different kind of matter आप collect करोगे, है ना। So that is the project. But ये जो आप SIP बना रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो उसी सिस्टम में आना चाहिए। बट ये जो करंट प्रोजेक्ट है, करंट रिपोर्ट पे जो बनाया जाता है, आप गूगल पे भी देखेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे, उसका कॉस्ट, ये बहुत सारी चीजें, और ये अकेला इंसान नहीं बना सकता, ऑल डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व देयर, बिकॉज बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बिग वर्क एंड बिग एम्प्लॉयज आर देयर, big data are there, so all data is just consolidated, and then you government or your company organization final the project, okay, all figures and all like that. So इसमें प्रोजेक्ट का बजट, टाइम मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट का रिस्क भी है। समटाइम्स अगर कुछ हैपन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो दैट टाइम यू शुड टेक अ रिस्क टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, एंड इट्स हैपेंड, lot of time it's happened. When I was working in Mumbai, I will just share my example. In Mumbai, it's a corporate firm, and the branch is BMW, biomedical waste, okay. So it's a really really risky work, because every day lot of waste comes, lot of waste gather, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, वहां पे 3 मशीन्स थी इंसिनरेशन की, ओके। जो पूरा डस्ट था बायोमेडिकल का, मेडिकल्स का, जो भी डेड बॉडीज रहती थी समटाइम्स, मतलब एनिमल्स की एंड ऑल। सो ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशंस, आई टोल्ड माय फ्रेंड कि दे फेस लॉट, माय गॉड। सो ऑल जो वेस्ट होता है पूरे, ऑल, अभी ये तो पूरा मुंबई का ही था, मुंबई तो बिग। सो पूरा वेस्ट इतना कंटिन्यू, मतलब 24 आवर्स इंसिनरेशन होता था, और वहां पे जो आदमी काम करता था जिस वो प्रोजेक्ट के लिए, वो पूरा इंसिनरेशन, पूरा उसको मशीन में डालना, उसको चलाना, इतना हिट होता था वहां पे। पूरा कॉस्ट्यूम भी अगर पहने ना, तो भी उसको अगर हम टच करते थे ना, ओ माय गॉड, बहुत हिट। तो बहुत रिस्क था उसमें। 2-3 एम्प्लॉयज, किसी का कभी हाथ चला गया, किसी का कभी पैर चला गया, क्योंकि 24 आवर्स अगर इंसिनरेशन करोगे आप, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग रिस्क। बट अगर वो नहीं करते थे तो उसमें लाना चालू हो जाता था, उसका कंटेंट टारगेट रहता था कि इतने घंटे में इतना हो जाना चाहिए। सो हम लोगों ने वहां पे, जो हमारा सिस्टम था, हमारा जो टीम का मैनेजमेंट था, उन्होंने फॉरेन से बहुत ऐसी कुछ मशीनरीज मंगाई थी कि जिसका क्या बोलते, फास्ट इफेक्ट हो, है ना, काफी इफेक्टिव थी। बट उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए पूरा 1 साल लग गया था, 1 से ज्यादा साल, क्योंकि कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया से आने वाले थे, कुछ पार्ट उसके फ्रांस से आने वाले थे, कुछ। सो उसका मतलब मेंटेनेंस भी इतना ज्यादा था। बट
कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छा था, 200 crores, एंड इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 2001 और हाँ 2001, यस। सो बट मैन पावर और जो वर्किंग का जो स्ट्रक्चर था वहां पर बहुत ही डिफरेंट था। मतलब कंटिन्यूअसली वर्क, कंटिन्यू, इतना स्मेल, और अब ऐसे जगह पे कोई काम कर सकता है, बट रिक्स, उसका डेली MIS, उसका डेली बजट, एवरी डे डेली रिपोर्ट बनता था उसका। और वो एक दिन की फाइल जो होती थी ना, आपकी जो बॉक्स फाइल होती थी ना, उतनी बड़ी होती थी पर डे के। इवन संडे ऑल्सो वर्क बिकॉज ऑफ अ बायोमेडिकल वेस्ट, एंड इट्स मुंबई, मुंबई इज एन मेट्रो सिटी, तो मुंबई का पूरा वेस्ट, पूरे मुंबई का वेस्ट वहां पे आता था। उसमें भी दो पार्ट किए थे, ओके। सो एक पार्ट एक साइड में आता था ईस्ट में, एक पार्ट वेस्ट में जाता था। तो मतलब जब ऑडिट होता था ना कंपनी में, हर प्रोजेक्ट का ऑडिट होता था, वो प्रोजेक्ट ही था एवरी ईयर। फिर सारे मेडिकल्स, इतने मेडिकल से वेस्ट कलेक्ट करो, पूरी हॉस्पिटल से वेस्ट कलेक्ट करो, वहां पे बेड कितने हैं, इतनी सारी चीजें थी। मैं आपको दिखाऊंगी वो सारे कंटेंट उसमें एक्सेल शीट में, एडवांस एक्सेल शीट में। आपका भी अगर एक्सेल अच्छा हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फाइनेंस मॉडल अगर आप सीख रहे हो, तो आपका एक्सेल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए एक्सेल में, ओके। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक्सेल में पूरा वर्क करते थे, ऑल फार्मूलाज, ऑल एवरीथिंग सेट एवरी ईयर। हाँ, बजट, चाहे वो बजट हो, चाहे वो कैश फ्लो हो, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी हो, MIS हो, हम लोग एवरी ईयर में उसको सेट करते थे, ऑल एक्सेल्स में, विथ फॉर्मूला के साथ। तो जहाँ पे अकाउंटिंग के लिए, सेल्स के लिए, इनवॉइस के लिए, के लिए और SAP था, तो सारी चीजों के लिए एक्सपर्ट रखे हुए थे, ठीक है। सो हर घंटे में फिगर मिलता था कि अभी ये 1 से लेके 2 बजे तक का इतना सेल हुआ है, इतना इनपुट हुआ है, इतना बॉडी का, इतना मतलब डिस्पोजल, इंसिनरेशन हुआ है। एवरी घंटे का, मिनट टू मिनट का वहां पे रिपोर्ट होता था, और 3 शिफ्ट में काम चलता था वहां पे। तो इमेजिन करिए, अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करते हो तो आप कितना सीखते हो। मैंने सिर्फ 2 इयर्स वहां पे किया, बिकॉज आई वॉज ट्रांसफर्ड इन मुंबई। सो दैट टाइम, और मुझे करना था, मुझे देखना था। सारे लोग बोलते थे वहां पे कि नहीं बहुत ही स्मेल है, मतलब कोई आदमी वहां पे काम नहीं कर सकता, बट सिंगल लेडी मैं थी कि वहां पे 2 साल मैंने किया, और सारा प्रोसेस मैंने समझ लिया कि एक्चुअली क्या होता है वहां पे। सो इट्स अ रियली रियली डिफिकल्ट टास्क। प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, कभी कभी हमें रिस्क लेनी होती है ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, राइट। अगर सभी बोलेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, सो नो। ऑफ कोर्स वहां पे सीटिंग वर्क भी था बहुत, मतलब जब विजिट के लिए जाते थे, इंडस्ट्री विजिट के लिए या साइट विजिट के लिए, सो इट्स टू मच डिफिकल्ट, कि स्मेल ही इतना आता था। और बहुत सारा कचरा वहां पे सेग्रीगेशन होता था, पूरा वेस्ट का जितना भी वेस्ट आता था, क्योंकि अपने यहाँ के लोग तो बहुत ही फ्लेवर है ना वेस्ट। ने सारा स्कीम चला के रखा है कि अलग अलग आप लोग सेग्रीगेट करो। सो वहां पे भी अलग अलग आता था, बट कुछ जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे, वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं, उनको वो अलग करना पड़ता था, तो चीजों को सेग्रीगेट करते थे। गॉट इट। सो और हर साल हमें ये प्रोजेक्ट मिलता था, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता था। जो भी गवर्नमेंट्स का होता था उसमें, तो उनके अलग अलग रिपोर्ट्स बनते थे, अलग अलग प्रोजेक्ट के। मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे, वहां पे 200 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट थे एवरी ईयर के, और हर प्रोजेक्ट का अलग, और हर प्रोजेक्ट का रिपोर्ट जितनी आपकी बॉक्स फाइल होती है ना, उतना बड़ा, एवरी डे का, ठीक है, क्योंकि 3 शिफ्ट में काम होता था, और हर शिफ्ट का अलग रहता था रिपोर्ट। तो आप इमेजिन करिए। तो इस तरह से रिस्क लेना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, कम्युनिकेशंस करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन भी करना पड़ता है। अगर कुछ मान लीजिए रात में, बहुत बार वहां पे तो आग भी लग जाती थी, क्योंकि कंटिन्यू इतना चलता था। और मेन थिंग तो ये थी कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, क्योंकि बहुत इंसिनरेशन की वजह से वहाँ पे, मानकुर्द में था हमारा प्रोजेक्ट, है अभी भी है, आप कभी भी अगर विजिट करना हो तो जा सकते हो। एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। तो वहाँ का जो सराउंडिंग था, और पूरा वहाँ पे इतना फॉग हो जाता था पूरा कंटिन्यूअसली वो मशीन चलने में, तो आजू बाजू के लोगों को भी तकलीफ होती थी उससे, बहुत बार आग भी लगती थी वहां पे।
कंटिन्यू अगर मशीन चलेगा तो सिर्फ एक घंटा रात में बंद रखते थे, सिर्फ ओनली 1 आवर, अदरवाइज कंटिन्यूअसली। तो रिस्क था। प्रोजेक्ट में कंट्रोल ये भी होना चाहिए, प्रोजेक्ट का कंक्लूजन्स क्या निकलेगा लास्ट में जब आपका कंप्लीट हो जाता है, तो ये सारा हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखने वाले हैं। सब कुछ नया, सब कुछ, लेकिन एक्सेल बहुत जरूरी है। फिर हम देखेंगे स्कोप एंड डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज एग्जैक्टली, ओके, स्कोप क्या है उसमें, डिस्क्रिप्शंस क्या है उसके अंदर, इनिशिएशंस क्या है उसमें, कैसे हम लोग इनिशिएटिव लेके वो सारी चीजों को करना होता है। अब यहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं ना प्रोजेक्ट पे, वो सारे एक्सपर्ट होते हैं, जैसे इंजीनियर्स, देन मैकेनिकल्स, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम से जुड़े हुए होते हैं उसमें, प्रोडक्शन, एवरी एवरी सब एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ पे। और रिस्क लेना, रिस्क फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। देन सेम है एग्जीक्यूशन कंट्रोल का हम लोग, ओके सॉरी, प्रोजेक्ट स्कोप एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, फर्स्ट जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो और आपका जब फिनिश हो जाता है, व्हेन यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, दैट टाइम यू फील लाइक दैट कि वाओ, you finished and you learn lot of things, what is the cycle, what is the everything, और उसमें टाइम लगता है। आप अगर चाहते हो कि आपको जॉब करना है और आप बोलेंगे कि नहीं सैलरी कम है तो मैं 1 साल में ही क्विट करूंगा, नो, डोंट डू दैट। आप ये सोचिए कि 1 साल, क्योंकि 1 साल में कुछ नहीं आता है आपको, आपको कंपनी का, और आप इनिशिएटिव भी नहीं लेते हो शायद से, है ना। तो कम से कम 3 से 4 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करोगे, तभी आपको वहां का प्रोसेस, वहां का एनवायरनमेंट पता चलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जॉब मिल गया जाके बैठ गए, इंटरेक्ट विथ पीपल, नो अबाउट कंपनी, नो अबाउट द पीपल, सीईओ, व्हाट दे आर, हाउ मच देयर सब्सिडियरीज, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। तो उसमें आपका भी इनिशिएटिव होना चाहिए कि आप कितना उसमें एफर्ट डाल रहे हो, है ना। आप ये मत समझिए कि आपका एमबीए हो गया है तो आप सिर्फ वही काम करोगे जो आपको आता है, नहीं, एवरी वर्क आना चाहिए, एवरी। जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था इन 2001 में, ओके, 2001 में मैंने ज्वाइन किया था, तो तब से मतलब लेके 2016 तक, 2016 तक मैंने कंटिन्यूअसली सारे डिपार्टमेंट, मतलब एक ईगरनेस होता है ना काम का। सो दैट टाइम आई वाज यंग कि नहीं, अकाउंट्स, फाइनेंस, यही सब चल रहा था दिमाग में कि वही करना है। बट स्लोली स्लोली आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, परचेस, सेल्स, every department I have worked, and I handle 15 state account, finance and accounts, okay, 15 departments I handle. I told you, I don't know your batch or first year batch, but I handle lot of projects. So every project मतलब बहुत रिस्क रहता था, और बट फाइनली कि आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, join and interacting with people. I never thought कि मैं इतना, मतलब एज एन महाराष्ट्र एंड आउट ऑफ इंडिया भी इतना घूमूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। सो मतलब ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट, ओके, प्रोजेक्ट जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, सो यू फील लाइक दैट कि यस, फिर दिल्ली, बैंगलोर, गोवा, राजस्थान, इंदौर, भोपाल, मतलब सभी जगह, मुंबई, पुणे, एवरीवेयर यू गो एंड यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत बहुत सीखने को मिलता है सारे, मतलब डिपार्टमेंट में क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या है, एमएम क्या है, देन सिविल का प्रोजेक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कैसे गवर्नमेंट के साथ डील करनी होती है, क्या कंडीशंस है क्या। बट नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमबीए कर लिया और आपने फाइनेंस में कर लिया तो आप फाइनेंस में ही आप सोच रहे हो कि मैं करूँ। फाइनेंस भी वास्ट है, बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। फाइनेंस में आप अगर सोचेंगे तो, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको सेल्स का नॉलेज होना चाहिए, सेल्स कैसे जनरेट होता है, सेल्स का क्या, और एवरी कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है। बहुत सारी कंपनीज है, प्रोडक्शन कंपनी इज डिफरेंट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज डिफरेंट, टेक्सटाइल कंपनी इज डिफरेंट, एमएनसी इज डिफरेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स का, एमएम का, देन आपका रिसीवेबल का, पेमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वर्क अलग होता है, एवरी, बहुत सारे डिपार्टमेंट। बट एक आपको इनिशिएटिव लेना है उसमें,
अगर आप खुद होके इनिशिएटिव लेंगे तो आपका बॉस, आपका मैनेजर आपको उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेगा, लेकिन आप सिर्फ जा रहे हो, डाटा एंट्री कर रहे हो, नो। आपको एनालिसिस आना चाहिए, आपका एक्सेल स्ट्रांग होना चाहिए, आपको मिस्टेक फाउंड करना आना चाहिए, आपको एवरीथिंग उसमें आपको इन्वॉल्व होके करोगे तभी जाके आप बहुत कुछ सीखोगे, बिकॉज लर्निंग नेवर एंडिंग। सो ये सारी चीजें करते रहने से आप धीरे धीरे रिस्क टेकर बन जाते हो, और रिस्क टेकर बनते बनते एक दिन आप एक अच्छी पोजीशन पे अपना अपने आप को देखते हो, और फिर कितने भी प्रोजेक्ट आए आप तो ऐसे ही कर लेते हो। बहुत बार टेंडर का जो वर्क है ना एमएम का, बहुत सीखने लायक है, बहुत। मतलब उसमें ना, जैसे क्लाइंट के साथ डील करना, स्पेसिफिकली जो सप्लायर्स होते हैं ना, जिनसे हमें मटेरियल चाहिए रहता है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एक हमारा गोवा में प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट के लिए हम यही इंसिनरेशन के रिगार्डिंग ही हमने स्टार्ट किया था, जब वो पर्रिकर था ना, अमोल पारिकर, पत्रिकर या पर्रिकर सर थे, उस टाइम का वो प्रोजेक्ट था। तो दैट टाइम जब मैं इन्वॉल्व हुई थी तो बाप रे इतना कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट थी गोवा की, मतलब जो वो अप्रूव ही नहीं करती थी वो प्रोजेक्ट को, बिकॉज सम लैंड का इशू था, कुछ ये बहुत सारे इश्यूज थे। तो उसी प्रोजेक्ट को पाने के लिए हमको 6 साल लग गए, और 6 साल तक वो प्रोजेक्ट किसी को नहीं मिला। आप सोचिए, मतलब उस प्रोजेक्ट का जो चल रहा था, क्योंकि वहां पे वो सिस्टम ही नहीं था। तो हमारी जो रिसर्च टीम थी उन्होंने सर्च किया कि इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट है वहां पे ये सारा काम नहीं हो रहा है, वहां का वेस्ट कहाँ जा रहा है, और जा रहा है तो उसका क्या यूज हो रहा है। तो रिसर्च टीम ने पूरा रिसर्च कर लिया, तो उन्हें देखा कि गोवा में भी इतना सारा ये होता है, वो कहाँ जाता है। तो ऑन दैट बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया, सारा रिपोर्ट बनाया, मिनिस्ट्री से सब फाइनल कराया, और मिनिस्ट्री ने वहां पे गोवा में जाके रुका दिया। तो उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए 6 से 7 साल लगे, काफी पैसा वेस्ट हुआ, बहुत सारी चीजें थी, और आफ्टर फाइनली वो प्रोजेक्ट मिला, तो अभी वो वहां पे चल रहा है। ठीक है। तो बहुत मतलब रिक्स होती है ये सारे प्रोजेक्ट में, और ये इजीली प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। हाँ, इजीली प्रोजेक्ट सिर्फ उसी कंपनी को मिलता है जिसका मार्केट में रेपुटेशन है, जिसकी टीम अच्छी है, काम जिसपे काफी स्पेसिफिक वर्क होता है ना। आप देखेंगे टाटा, जितनी भी अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, उनके पास भी बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है। आप में से है कोई वर्किंग कर रहा है जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? कोई है क्या जो ऑर्गेनाइजेशन में या कोई अच्छी कंपनी में है जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? यस, इंटरेक्ट विथ मी, कम ऑन, पता तो चले मुझे, कम ऑन। मयूरी, आर यू वर्किंग? शुभदा, रोहन, ऋतिजा, चैतन्य, यस। यस मैम। यस, कहाँ पे काम कर रहे हो आप? अच्छा, तो प्रोजेक्ट है वहां पे? हेलो? तो प्रोजेक्ट नहीं है, बैंक का वर्किंग है सभी। जी, बैंक के तो वर्किंग है, अच्छा बैंकेत स्पेशल कर रहे प्रोजेक्ट हैं, नहीं ओके। है। बैंकेत, ओके ठीक है, बैंकेतला वर्किंग इज डिफरेंट, यस। कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, यस? एनीवन? प्रतीक्षा, ओंकार? नो वन इज वर्किंग इन एनी मल्टीनेशनल कंपनी? ओके। चैतन्य, आर यू वर्किंग? ओके, सो नो इशू। सो मतलब मैं बता रही हूँ कि मतलब, एक सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड, या सो कहने का मतलब यही है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आपके पास बहुत सारा नॉलेज होना भी जरूरी है ना, रिस्क फैक्टर भी होना जरूरी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये डायग्राम जो देख रहे हैं, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये आपको मिला है यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, पहले तो उसका साइक्लिंग था, चल रहा था, देना है नहीं देना है, नहीं देना है, मिल गया, ठीक है। सो ये प्रोसेस में आ गया, फिर आपने इसका डिस्क्रिप्शन बना लिया, क्या क्या वर्क है, किस काइंड का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मिलने के बाद उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें, मान लीजिए एक छोटा प्रोजेक्ट हम लेते हैं, जैसे अपना ये मुंबई पुणे हाईवे है ना, ये बनाना है, ठीक है।
उसका टेंडर पास हो गया है, वो टेंडर मिल गया, टाटा को मिल गया, मान लीजिए टाटा को मिल गया। तो वो टेंडर मिलने के बाद उस वहां से लेके वहां तक जो भी उन्होंने डिसाइड किया है एरिया, है ना, 50 मीटर का, 100 मीटर का, ऑब्वियसली ज्यादा ही है, 500 मीटर का, अपन 100 मीटर का या 500 मीटर का ही कंसिडर करते हैं। तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले डिसाइड की जाएगा उसका कॉस्ट, टाइम, मैन पावर, मटेरियल, राइट, मशीनरीज, एवरीथिंग। ठीक है, उसकी कॉस्ट डिसाइड की जाएगी। कॉस्ट डिसाइड करने के बाद एक छोटा सा, जैसे सिनॉप्सिस आप बनाते हैं ना, छोटा, कि आप क्या क्या करने वाले हो, आपका टॉपिक कौन सा है, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, आपके हाइपोथेसिस क्या रहेंगे, आपके कंक्लूजन क्या रहेंगे, है ना। ऐसे 5 या 6 पेज का आप क्या बनाते हो, सिनॉप्सिस बनाते हो। उसमें आपका टाइटल, टाइटल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। सेम प्रोसेस प्रोजेक्ट में भी होता है कि ये आपने, गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का आपको सैंक्शन दिया है, 3 साल का टाइम दिया है या 2 साल का टाइम दिया है, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको क्या क्या लगने वाला है और उसमें कितना मतलब समय लगने वाला है, स्पेशली मशीनरीज आने को, ये सारे उन कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, डीलर से बात करो, सप्लायर से बात करो, एवरीथिंग वो सब करके वो प्रोजेक्ट बनता है। एंड देन वो थोड़ा ब्रीफ में, उसको ब्रीफ में बताना भी आना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पीपीटीज को 5 मिनट्स में बताओ, है ना, तो जिसको नॉलेज होगा वो बराबर बताएगा। सो देन वो प्रोजेक्ट फाइनल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है, इट्स अ रियली फेवरेट, माय फेवरेट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मॉडलिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। या सो प्रोजेक्ट के हम लोग समरीज बताते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर एक्सपेक्टेड आउटकम, जैसे आप बताते हो ना कंक्लूजन्स में कि क्या, तो इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी बनाते हैं, बता मतलब आने चाहिए आपको, और उसका स्टेटस क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, अभी प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शंस भी बना, मतलब अगर आपने पूरा स्टडी कर लिया फाइनेंशियली, मैं अभी फाइनेंशियल वे से बात करेंगे इस प्रोजेक्ट पे, कि फाइनेंशियली आपको बताना आना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट का बजट हमने ऐसा डिसाइड किया है। ठीक है, 1 सेकेंड, आई विल शेयर some Excel sheet so you have an idea about it. Okay, just a second. There it is, I kept this. One second. Hmm. Yes. Have you seen this screen? यस मैम। या सो ये एक रफ है, जैसे एक नया प्रोजेक्ट मिला था एचएमएस एनवायरनमेंट डिवीजन का। सो ये 11 से 12 में जो बजट बनाया था इन्होंने, ठीक है, ये एक रफ है। तो इसका मतलब रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू में क्या क्या आता है, ये बायोमेडिकल वेस्ट का है। तो इतनी सारी कंपनीज थी, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड, पहले ये सारी कंपनीज, मतलब एक ही इसमें ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारी कंपनीज का वर्कआउट होता था। तो हर कंपनी का रेवेन्यू एवरी डे का कैलकुलेट होता था, फिर उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने खर्च हुए, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एडमिन का कितना था, मैन पावर का कितना था, फिर वो टोटल एक्सपेंसेस का सारा टोटल ये ऑटोमेटिकली होता था। ठीक है, सारे फॉर्मूले ये है। ये एमईपीएल मींस महाराष्ट्र एनवायरो पावर लिमिटेड का वर्क था हमारे पास। देन विदर्भ एनवायरो पावर लिमिटेड का था। देन बायो बीसीपीएल, ये हमारा कहाँ का था, बुल्ढाना का कुछ था। देन वलूज का था, कंगल का था, बीएमडब्ल्यू मुंबई का था, बीएमडब्ल्यू नासिक का था, बीएमडब्ल्यू औरंगाबाद का था, बीएमडब्ल्यू दिल्ली का था। ठीक है, तो आप काउंट करेंगे, ये इतने सारे प्रोजेक्ट हो गए, कम से कम 10-12।
एंड ऑल प्रोजेक्ट का वर्क यहाँ पे अपडेटेड है। अगर आपका एक्सेल अच्छा है, आपको फॉर्मेट्स बनाने आने चाहिए, राइट? और एसएपी में यही सब है। अगर आपका ये सारी चीजें, तो इजीली आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि यही फिगर आपको वहां पे अपलोड करनी है सॉफ्टवेयर में, राइट? देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहता था, ये देखिए पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर डायरेक्ट टैक्स वॉटेवर। फिर उसका इंटरेस्ट कितना रखता था, कैश में कितना प्रॉफिट है। तो इसमें सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए सारे फॉर्मूलेज आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे एवरी फॉर्मूला, जस्ट आपने फिगर डाली कि वो ऑटोमेटिकली आपको टोटल दिखता था, ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट होते थे, राइट? देन कंसल्टेंसी से रिगार्डिंग क्या खर्चा है आपका, हाइड्रो का क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कितना जा रहा है, ठीक है? आपके बाकी के जो प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड और प्रोजेक्ट है, केएमडीए का, महसाना का, नाडा का, ये सारे सिटीज के नाम है। हम लोग सिटीज के नाम से वो प्रोजेक्ट को अपडेट करते थे, और उसी सिटीज के नाम से एसएपी में भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उनका अकाउंट क्रिएट करते थे। गॉट इट? तो ये सारे ये एक रफ शीट है जिसमें सारा वर्क होता था, और इसका रिजल्ट फाइनल में आता था। वन मोर शीट आई विल शेयर विथ यू, वन सेकेंड। देखिए ये पहले बजट बनता था, आप इमेजिन नहीं करेंगे इतनी सारी शीट्स रहती थी इसमें। देखिए, ठीक है, ये बजट है 12-13 का। बजट में भी क्या क्या, मतलब ये जैसे अभी का बजट है ना, अभी ये जो फाइनेंशियल आएगा कौन सा, 22-23 का, तो 22-23 का बजट हमारा दिसंबर में ही फाइनल हो जाता था। फिर उसे अप्रूवल और उसमें करेक्शंस, उसमें चेंजेस करके वो टिल फरवरी तक कंप्लीट हो जाता था, और फिर 1 अप्रैल से उसी पे वर्कआउट करना चालू होता था, क्योंकि 31 को तो एंड होता था। 31 को एंड मतलब दूसरे दिन के लिए शिफ्ट तो चाहिए, दूसरे दिन काम तो थोड़ी ना स्टॉप करने वाले हैं। सो ऑन दैट बेसिस पे वर्क इज गोइंग ऑन। साइकिल जो है प्रोजेक्ट की, वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए। आपके पास सारी चीजें ऑलरेडी मतलब होनी चाहिए। सो सेम थिंग, बजट, फिर एवरेज उसका, एक्चुअल क्या रहेगा, उसका परसेंटेज क्या रहेगा, पूरा प्रॉफिट के साथ वर्क। मतलब अगर मुझे इतने अमाउंट का प्रोजेक्ट मिला है तो कितना उसमें क्या होगा, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, ये सारी चीजें। देखिए कैश फ्लो सबसे पहले कितना आएगा, कैश कितना आएगा, है ना? ये पूरा बजटेड था कि अप्रैल में एक बार हमें साइकिल पता हो जाती है प्रोजेक्ट की, तो हमें ऑटोमेटिकली पता हो जाता है कि आज कितना रेवेन्यू आएगा। तो ये डेली रेवेन्यू का शीट था, मतलब उसमें हम फिगर डालते थे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेंज हो जाती थी, ठीक है? तो अप्रैल में आपका कितना था कैश का कलेक्शन, अप्रैल मंथ का, मंथ वाइज, हाँ ये मंथ वाइज है, तो यहाँ पे 26 लाख बता रहा है, 26 करोड़ जो भी है मई का। तो इस पे ही वो सारा वर्क होता था। और आउटफ्लो कितना होगा, कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कितने आपके एक्सपेंसेस है, एवरी ईयर का मंथ बिल कितना आता है, सब सारी चीजें देखिए कितना अच्छे से मेंटेन की हुई है। तो ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं ना बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मंथली बेसिस, देन आपका वीकली बेसिस, ठीक है? देन बजट, बजट के साथ कैलकुलेट, आप यहाँ देखेंगे सारे फॉर्मूलेज है, सारी शीट एक में एक के साथ इंटरकनेक्ट है। अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं गलती कर लिया ना, तो वो गलती जो एक्सपर्ट होता है उसके पकड़ में आता है कि कहीं तो भी ये शीट में गलत हुआ है, राइट? फिर एक्चुअल में कितना था पिछले साल के साथ, उसको कंपेयर करना होता है प्रोजेक्ट में, कि भाई पिछले साल में यही प्रोजेक्ट में हमें इतना प्रॉफिट हुआ था, ये साल में क्यों कम हुआ। तो वो भी है ना, अगर आपका वर्क परफेक्ट है तो डेफिनेटली यू हैव कैलकुलेटेड द प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रॉफिट, लॉस, एवरीथिंग। ये सारी शीट्स देखिए पूरा, मतलब क्या क्या उसमें लगेंगे, कितने सारे एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस के नाम, एडमिन के एक्सपेंसेस के नाम, एवरीथिंग, मैन पावर के एक्सपेंसेस के नाम, किस किस मैन पावर में क्या क्या दिया गया है, कितना अलाउंस है, देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितना हुआ है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग एवरीथिंग। मतलब इतनी सारी शीट्स आपको बनानी आनी चाहिए, इतना सारा वर्क आपको करना, रात रात भर जाके करना होता है ये सारा वर्क, नॉट अ जोक। ओके, सो प्रोजेक्ट, और इसलिए मैं आपको बोल रही थी, 2-3 लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया, इसलिए मैं बोल रही थी कि ये डाटा है, ये डाटा पे ही आपको वर्क करना है, इसी बेस पे आपके सारे एनालिसिस डिपेंड होते हैं, आपके चार्ट, आपके बार चार्ट, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड होती है। लेकिन डाटा अगर सही हो तो, ठीक है, क्या क्या केमिकल्स हम लोग लेते थे, एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है? ये सारा बजट है। देन आपको एक MIS, हाँ,
हम लोग MIS भी बनाते थे, तो MIS में भी ये सारी, ये मैंने दिखाया आपको, MIS में भी डेली बेसिस पे क्या आया क्या गया, एवरीथिंग ऐसे और यही रिपोर्ट्स फिर आपको प्रोजेक्ट के फाइल में जो होता है वहां पे आपको दिखाने होते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, ये तो कंटिन्यूअसली चलेंगे कि लेवल ऑफ एफर्ट्स, मतलब आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, दैट टाइम यू जस्ट लर्न लॉट ऑफ थिंग्स हाउ टू वर्क इन प्रोजेक्ट। देन सेकेंड ईयर में जब आपको पता चला कि यस, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल वाला काम दिया जाता है कि इस पे ही आपको काम करना है, एंड यू शुड सबमिट द रिपोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर। इफ यू आर वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, सो यू शुड नो अबाउट how much cost of that project decided on the time of start beginning, and how much expenses are going on, or how much expenses have did or whatever। then उसके बाद अभी कितना काम बचा हुआ है ना, तो वो सारा उसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब वो कभी भी फोन आके पूछेंगे कि इसका कितना हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि इतना हुआ है और इतना नहीं हुआ है, यहाँ से पैसा आने वाला है, यहाँ से, तो सारी चीजें एवरी प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो बहुत सारी उसमें कंसेप्ट है। फिर उसके बाद प्लानिंग होता है हर प्रोजेक्ट पे कि आज इसका इतना वर्क होगा, या फिर ये वीक में इतना पोर्शन जो है मशीनरीज है या फिर कोई भी काम है, वो क्या होगा, फुलफिल होगा, कंप्लीट होगा। फेज वाइज होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज में आपने कंसेप्ट पूरी क्लियर कर ली कि आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या एक्चुअल काम करना है, देन उसपे क्या क्या लगने वाला है, कितना मैन पावर है, कितनी मशीनरीज है, कितना मटेरियल है, कितना एक्सपेंसेस है, एवरीथिंग। देन आपको अप्रूवल मिल गया उस प्रोसेस का कि यस, नाउ यू शुड यू शुड स्टार्ट योर project। after getting approval, you start phase 2 and you develop that project। okay, then make your plans, you just assign the work to the particulars। लोग लगेंगे प्रोजेक्ट के लिए, है ना, काम करने के लिए, एंड आफ्टर दैट यू शुड यू विल स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर उसका बजट बनाएंगे, आज का इतना काम है, बजट तो इम्पोर्टेंट है। देन उसका MIS, आज कितना काम हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके सारे रीजंस, उसकी सारी शीट्स आपको बनानी होगी। देन फेज 3 में एग्जीक्यूट, कितना आपको वो काम हुआ है, उसका एग्जीक्यूशन आपको रखना है, उसका डिजाइन क्या है, उसका एरिया कितना है, उस पर कंट्रोल कैसा रहेगा, है ना। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर्स होते हैं ना, हर एक टीम में एक टीम मेंबर्स होते हैं हर एक वर्क के लिए, एंड दे विल सुपरवाइज ऑल टीम लीडर्स होते हैं, एंड वो सुपरवाइज करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं आज इतना काम हुआ है, इतना नहीं हुआ है। सो ऑल इज एग्जीक्यूशन, मतलब उसका कंटिन्यूएशन प्रोसेस चलता रहता है। देन मॉनिटरिंग का रिपोर्ट दिया जाता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं कि एवरीडे का प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट होता है। एक्सक्यूज मी। देन उसका रिपोर्ट भी बनता है एवरीडे का, जैसे मैंने बनाया रिपोर्ट, मीन्स आपका कैश फ्लो, आपका MIS, आपका सेल्स, आपका रेवेन्यू, ये सारे रिपोर्ट्स है जो एवरीडे डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस में या टीम में सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो, दैट इज उसका रिपोर्ट। देन फिनिश, मतलब ट्रांसफर, अगर आपका वर्क हो जाता है लास्ट में, तो वो वर्क खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। देन अगेन, अगर आपने उस पर अच्छा काम किया है, उस पर अच्छा अप्रिसिएशन और अवार्ड मिला है उस प्रोजेक्ट के लिए, या फिर सेटिस्फैक्ट्री है, तो वही टीम को, वही पीपल को दूसरे प्रोजेक्ट में डाला जाता है, बिकॉज दे परफॉर्म वेरी वेल, है ना। उनका जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, इसलिए सेम पीपल्स को सेकेंड प्रोजेक्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा जो लाइफ साइकिल है प्रोजेक्ट का, वो क्या है, करके काम, क्योंकि उनको अभी एक प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया, तो दे हैव वेल एक्सपीरियंस अबाउट दैट प्रोजेक्ट, दैट वर्क। हाँ, थोड़ा डिफरेंस रह सकता है। सो दैट इज द प्लानिंग, दैट इज द प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ साइकिल। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि, और सीखने को भी बहुत मिलता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, जैसे मैं जब अदर स्टेट में जाती थी, तो दिल्ली का टोटल एनवायरमेंट चेंज, टोटल वर्किंग जो है वहाँ का, मेट्रो है, तो वहां का जो वर्क स्टाइल है टोटल डिफरेंट है। ठीक है, बैंगलोर में पूरा एकदम डिफरेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें सीखने से एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है।
है ना. पीपल, वी इंटरेक्ट विथ पीपल. लॉट ऑफ पीपल आर वेरी, जो बड़े बड़े इसमें होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं. यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम. ओके, सो बिहेवियर इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. आपने सीखा ही होगा फर्स्ट सेम में, राइट. समझ में आ रहा है क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? यस और नो? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके. नाउ प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट? ठीक है. सो एक सेकंड. ओके, यहाँ पे जो प्रोसेस दिया है प्रोजेक्ट का, बहुत ही, मतलब इतनी सारी बहुत बड़ा दिया है. और ये तो होता है इनिशिएटिव जब हम लेते हैं, स्टार्टिंग जब करते हैं, तो जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना, जीरो से, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एंड बजटरी अप्रूवल सबसे पहला, है ना. प्रोजेक्ट मिलने के बाद हमें अप्रूवल मिलता है, उसका स्ट्रेटेजी मिलता है कि किस तरह से प्लान जैसे होता है. देन उसमें क्या क्या आता है इनिशियल प्रोजेक्ट में, है ना. मेजर प्रोजेक्ट प्रपोजल, बहुत सारे प्रपोजल्स होते हैं. देन प्रोजेक्ट स्टार्टअप, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. देन जब हमें मिल जाता है गेट 1, है ना, गेट 0, देन उसके बाद जब हमें फर्स्ट क्राइटेरिया में हम आते हैं, ठीक है, तो उसका हम एक डिजाइन बनाते हैं. एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. मैंने कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में काम किया है, तो मुझे पता चला है कि MIS इट्स नॉट अ जोक, बहुत डिफिकल्ट था. MIS कैसे बनाते हैं कॉस्टिंग में, ये जो होते हैं ना कॉस्ट अकाउंटेंट्स वगैरह, बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग इन सब चीजों में, सब एक्सेल्स में सारे फॉर्मेट्स एंड एवरीथिंग में. बहुत, हमारे यहाँ पे भी एक थे, काफी अच्छे सर थे वो, काफी मतलब बहुत नॉलेज था उनको. तो वो सिर्फ वही काम करते थे, कॉस्टिंग, MIS, कैश फ्लोज, एवरीथिंग वही बनाते थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे. तो ये सारी चीजों में बहुत फोकस, बहुत कंसंट्रेशन लगता है, ठीक है. तो जब हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल जाता है फर्स्ट टाइम, तो उसका प्रोजेक्ट जुरिस्डिक्शन अप्रूवल प्रोजेक्ट हो जाता है, मतलब वो अप्रूवल प्रोजेक्ट होता है, और उस पर फिर वर्किंग स्टार्ट होता है. वर्किंग कैसे स्टार्ट होता है, डिजाइन बनाते हैं फिर, ठीक है. डिजाइन मिलने के बाद उसको, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वो प्रोजेक्ट का डेफिनेशन, हम वो क्यों कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो डिसाइड होता है, ठीक है. फिर उसका एक कंसेप्चुअल डिजाइन बनता है कि यहाँ पे, फॉर एग्जांपल उन्होंने लैंड वगैरह डिसाइड कर ली, तो वो लैंड का डिजाइन बना के कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे मशीनरीज को फिट करना है, अगर स्टाफ के लिए कुछ बनाना है तो वहां पे कैसा होगा, एवरीथिंग एवरीथिंग दे विल डिसाइड. सब डिजाइन चेंज होते हैं, सब अप्रूवल होता है, देन वो फाइनल होता है. इन सब प्रोसेस को 1-2 साल लग ही जाते हैं, नया प्रोजेक्ट हो तो, है ना. देन उसका डिटेल में डिजाइन सर्कुलेट होता है, ठीक है. तो जब हमारा पहला जो है प्रोजेक्ट स्टार्टअप होता है, तो मेजर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स में उसको एक्सेस प्रोजेक्ट प्रायोरिटी एंड अपॉइंटमेंट प्रोजेक्ट लीडर, सबसे पहले तो उसका अपॉइंटमेंट, प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले लीडर कौन काम करेगा, है ना, इस प्रोजेक्ट पे, हेड, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है. अभी मान लीजिए कि चैतन्य को बोल दिया कि भाई चैतन्य, ये प्रोजेक्ट है, आप इसके लीडर हो, यू शुड हैंडल. आपको सारी टीम क्या करेंगी, कोऑपरेट करेंगी. जो भी आपको लग रहा है, आपने रिपोर्ट बनाया, आपने आइडियाज किए, आपने आर्किटेक्ट से बात की, इंजीनियर से बात की, अपने सप्लायर से बात की, ठीक है. सब सब लोगों से आपने इंटरेक्ट करना चालू कर दिया, बिकॉज यू आर अ लीडर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है. these project completed under your observation, because whatever the report you have submitted, so daily observation report you have submitted and they accepted, they approved, okay, and this project finished on behalf of your observation, your performance, right. सो अभी चैतन्य को क्या लगेगा, लीडर होने से तो काम नहीं चलेगा, चैतन्य को बहुत सारा मैन पावर लगेगा, राइट. लेबर का अलग से लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अलग से लगेगा, एवरी. चैतन्य को बहुत सारे सप्लायर्स के नाम लिस्ट, ये कौन देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा, मार्केटिंग टीम देगी, HR डिपार्टमेंट देगा. जो आपके पास प्रोडक्शन पे जो काम कर रहे हैं वो लोग आपको हेल्प करेंगे. मतलब अभी चैतन्य सारे डिपार्टमेंट से क्या हो गया, जुड़ गया. चैतन्य को आप सब जान रहे हैं, बिकॉज चैतन्य वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट. सो लीडर डिसाइड हो गया. देन
प्रोजेक्ट डेफिनेशन में क्या होता है, अपॉइंटमेंट प्रोजेक्ट टीम अंडरटेक प्रोजेक्ट असेसमेंट। ठीक है, अभी चैतन्य ने लीडरशिप तो एक्सेप्ट कर ली, बट अभी चैतन्य की भी टीम होंगी, राइट। चैतन्य के अंडर में कम से कम 100 से भी ज्यादा लोग होंगे, रिस्क टेकर, राइट। मतलब उसमें इंजीनियर आ गए, उसमें आपके लेबर आ गए, उसमें आपका एम्प्लॉय स्टाफ आ गया, एवरीथिंग, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के लिए पूरा नया ही सेटअप करना है आपको, पूरी नई टीम चाहिए। उसका अकाउंट अलग से होगा, उसका एचआर अलग से होगा, उसका एम्प्लॉयज अलग से होंगे, उसके सारे रिपोर्ट्स अलग से होंगे, सारा नया उसको फिर से बनाना है। ठीक है, देन कंसेप्चुअल डिजाइन, प्रिपेयर आउटलाइन, कंसेप्चुअल डिजाइन, अपडेट पीएमपी। अभी ये पीएमपी का प्रोजेक्ट है, ओके ठीक है। तो सारी डिजाइन्स, अप्रूवल, उसका आउटलाइन, उसका एरिया, है ना, जहां पे भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, एवरीथिंग आपके पास होना चाहिए, किसका अप्रूवल है। और हर हर पेपर पे चैतन्य का स्टैंप और सिग्नेचर रहेंगे, बिकॉज ही ऑब्जर्व एंड ही अप्रूव्ड अंडर हिज ऑब्जर्वेशन। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, उसका डिटेल में जो भी डिजाइन बनाया हुआ है वो सैंक्शन अप्रूव लगेगा। अगर आगे चल के उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आता है गवर्नमेंट का, तो आपके पास सारे प्रूफ होने चाहिए कि ऑन दैट बेसिस पे अप्रूव हुआ था और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। डॉक्यूमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑडिट होगा उसका। ठीक है, तो ऑन दैट पर्पज ये सारी चीजें होनी चाहिए। देन उसके बाद है ट्रांसफर इनविटेशन, सॉरी टेंडर इनविटेशन एंड असेसमेंट। देन आप क्या करेंगे, टेंडर के लिए अप्लाई करेंगे, टेंडर आपका सैंक्शन होगा, है ना। सो टेंडर में भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, मैच नहीं होते, उसे मैच करना होता है, उसका भी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसमें मतलब जैसे आपका अप्रूवल नहीं मिलना, या फिर कुछ कंपनी का इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं सही जा रहा है, या कुछ पेमेंट का इश्यूज है, ये सारी चीजें होती है टेंडर्स में। ठीक है, जब टेंडर मिल जाता है, आपको इनविटेशन आता है, और वो आपका असेसमेंट हो जाता है कि यस दिस टेंडर इज अलॉटेड फ्रॉम सो एंड सो कंपनी एंड यू नीड टू वर्क रिगार्डिंग दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होता है, इम्प्लीमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे गेट 2 में, ठीक है, गेट 2 में अंडर द टेंडर्स वर्क होता है, डिजाइन वगैरह सब अप्रूव हो जाता है। गेट 2 गेट 3 में ये प्रोसेस है, 0 से स्टार्ट होता है। गेट 1 में आपको अप्रूवल आ जाता है, गेट 2 में आपके पास सारा टीम, डिजाइन, सारा एवरीथिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे गेट 4 का जो है, वहां पे आपको क्या करना है, वर्किंग स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे जगह हो गई, फाइनेंस भी मिल गया, अप्रूवल आ गया, अभी आपको वर्क स्टार्ट करना है। मशीनरीज, इंस्टॉलेशंस एंड एग्जीक्यूशंस, काम के लिए मशीनरीज लगेंगी, ऑफिस बनाना है तो सारा फर्नीचर्स लगेगा, सारे कंप्यूटर्स लगेंगे, वॉट एवर, राइट। देन उस इंस्टॉलेशन एंड एग्जीक्यूशंस में आप कितना स्टाफ रख रहे हो, कितने पीपल्स है, कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, उसका भी डिजाइन आपको बनाना पड़ेगा, उसका भी अप्रूवल आपको लगेगा, राइट। देन कंट्रोल, आप जो काम कर रहे हो उस पर कंट्रोल है कि नहीं, फोकस है कि नहीं, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सुपरवाइज कर रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ट्रैक रिकॉर्ड, ओके, ऑल फीडबैक्स, ऑल कंपेयर्स, सो ऑल थिंग्स आर गेटिंग, बिकॉज चैतन्य इज वर्किंग एंड चैतन्य ही रिस्पॉन्सिबल है उसके, क्योंकि उसी को वो वर्क दिया है, राइट। नाउ कंप्लीट प्रोजेक्ट सब हो गया, 24 आवर्स काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, डेडलाइंस है, डेडलाइंस में काम, वो कंप्लीट हो जाती है एट द एंड में। सो कंफर्म कंप्लीशन, आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि आपका ऑडिट हो गया, ऑडिटर ने डिक्लेयर कर दिया कि यस प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, नाउ यू शुड इशू द सर्टिफिकेट, और गवर्नमेंट को आप सबमिट करोगे, गवर्नमेंट भी आपको पैसा दे देंगी और सर्टिफिकेट दे देंगी कि दिस प्रोजेक्ट hand over to so and so company under the observation of Chaitanya and the work report is satisfied, itna and work is completed on time, whatever their criteria, वो सब लिख के आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। दैट मीन्स वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अभी उसको फिनिश करके फिर से प्रोजेक्ट, फिर उसको प्रेजेंटेशन भी देना है लास्ट में, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और उसको सैंक्शंस जो भी अमाउंट आपको मिलना होता है तो उसका
आपको एक प्रेजेंटेशन देना होता है शॉर्ट में कि कब आपको ये प्रोजेक्ट मिला था, कितना आपका कॉस्ट था। तो जो आप रिपोर्ट बना रहे थे ना डेली बेसिस, जो एक्सेल शीट में हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, सो दैट रिपोर्ट्स विल हेल्प यू टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज आपने डे वन से आपने सब कुछ ये किया है और आप बता रहे हो उनको कि ये साल में हमारा, क्योंकि डेली रिपोर्ट में हम लोग सारी चीजें मेंशन करेंगे तभी तो हमको एनुअली फिगर मिलेगा कि हमें 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था, ये साल में हमने 5 एक्सक्यूज मी, पहले साल हमें 10 लाख या 15 लाख रुपए खर्च हुए, 15 लाख में एक्सप्लेनेशन दे दिया क्या क्या किया, दूसरे साल में 50 लाख का खर्चा आ गया, तीसरे साल में रिमेनिंग जो भी था, और इस तरह से आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते वक्त आपको कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी आपको एनालाइज करना है कि 1 करोड़ का प्रॉफिट था, हमने 25 लाख या 25 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ है, और ऑन दैट बेसिस पे हमने हमने ये काम किया है। मटेरियल डिपार्टमेंट अलग से प्रेजेंटेशन देगा कि उन्होंने कौन सा मटेरियल उस चीज को कंप्लीट करने के लिए लगाया। फाइनेंस भी अपना देगा कि कितना पैसा कहाँ से उन्होंने अरेंज करके दिया है और आज के डेट में मार्केट में कितना पैसा उनको देना है। ओके, ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट भी करनी आती, मतलब 3 साल का प्रोजेक्ट आपको 15 से 1 घंटे में, 15 मिनट में या फिर 1 घंटे में प्रेजेंट करना होता है। सो दैट इज द ओवरऑल प्रोजेक्ट प्रोसेस। ये आज हमने देखा, ये पूरा प्रोजेक्ट का प्रोसेस देखा कि किस तरह से हमको प्रोजेक्ट का व्यू बताना आना चाहिए, राइट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? प्रोजेक्ट प्रोसेस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं सबके SIP? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Next. प्रोजेक्ट इनिशिएशन क्या होता है? सो प्रोजेक्ट इनिशिएशन में रिस्क इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टार्ट करते हो, आप रिस्क ले रहे हो, उस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए आपने मतलब अपना पूरा टाइम दे दिया, बिकॉज आपने एक्सेप्ट किया कि यस आप उस पर वर्क करोगे, फिर आपने डे नाइट उस पे काम करना है ना। समटाइम्स इट समथिंग इज हैपेंड, बट आपका फोकस प्रोजेक्ट पे ही होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ऐसा होगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा या फिर आपको कहीं जाना होगा, तो बहुत सारी चीजें आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगी, बिकॉज यू आर अ लीडर, एज अ लीडर। ठीक है, मैनेज करना होगा सारी चीजों को, टाइम को मैनेज करना होगा, एंड देन सो ये हो गया रिस्क फैक्टर, है ना। सारी चीजों को मैनेज करना, सेक्रीफाइस करना, मतलब आपने अपने आप को पूरी तरह से उस प्रोजेक्ट में लगा दिया है, बिकॉज उस पे आप, उस प्रोजेक्ट पे आपका परफॉर्मेंस डिपेंड है। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ प्रमोशन और इंक्रीमेंट वॉट एवर। सो प्रोजेक्ट इनिशिएशन में क्या होता है कि प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट ये सारी चीजें डिसाइड करती है, अप्रूव करती है, रिस्क आइडेंटिफाई करती है कि हु इज द बेस्ट, हु विल टेक अ रिस्क। और लीडर्स जो होते हैं वो ऑलवेज रिस्क टेकर्स होते हैं, राइट? सो आप मैनेजमेंट सीख रहे हो, है ना, मैनेजमेंट कर रहे हो, तो मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो वहां पे भी मैनेजमेंट को पता चल रहा है कि नहीं यार ये ढीला है, इससे नहीं होगा। ओके, सो यू शुड ऑलवेज बी मतलब एनर्जेटिक टू कंप्लीट एनी काइंड ऑफ टास्क, एनी काइंड ऑफ वर्क। अभी प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में क्या है कि बहुत सारे क्राइटेरियाज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, तो वो भी आपको एग्जीक्यूट करने आने चाहिए, वो भी आपको हैंडल करने आने चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्रोजेक्ट स्कोप डिस्क्रिप्शंस, देन प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट deliverables, then project exclusions, project assumptions, lot of things comes in your mind, because if एक रायपुर में हमारा प्रोजेक्ट था फर्स्ट वाला, सो दैट टाइम ना वहाँ पे किसी को पता नहीं था, तो बाहर गांव से, मतलब रायपुर का जो आसपास का एरिया है, MP साइड का, छत्तीसगढ़ साइड का, वहां से लोग आते थे उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए कि एग्जैक्ट ये क्या हो रहा है। तो बहुत सारा डिस्कशंस होता था, फिर वो लोग आइडियाज मांगते थे कि हमें हम करना है तो क्या करना होगा, टेंडर्स निकालने के लिए क्या करना होगा। सो ऑल थिंग्स दे विल डिस्कस विथ यू, है ना। तो ये अच्छी बात है कि शेयरिंग इज बेस्ट, क्योंकि हम तो डेवलपमेंट चाह रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। तो
जब आपको एक किसी चीज का नॉलेज आता है, किसी चीज को समझने लगते हैं आप, तो यू शुड हैप्पी कि इफ एनीवन आस्क रिगार्डिंग अबाउट यू, एंड next time when you if you quit this job or if you get an promotion, so that time you will get confidently, yes, I have an experience about the project, कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था, ये कितना किया था, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाती है एंड यू एक्सप्लेन वेरी वेल इन फ्रंट ऑफ एनीवन, राइट। सो ये सारी चीजें, एग्जीक्यूशन, इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, कहाँ कहाँ गलत हुआ है, क्या क्या रिपोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन्स रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, एवरी रिपोर्ट, राइट। तो ये सारी चीजें आपको उस रिगार्डिंग प्रोजेक्ट में करनी होती है, ठीक है। कल हम ये रिस्क आइडेंटिफिकेशंस देखेंगे, कहाँ कहाँ हमें किस तरह से काम करना है, जैसे एक्सेल, ये सारी एक्सेल ही है, बस उस एक्सेल को हमने पीपीटीज में कन्वर्ट किया हुआ है। आपको पावर पॉइंट, मतलब जो एडवांस पावर पॉइंट है वो भी, तो ये सारी जो अभी है ना, मतलब मैनेजमेंट सीख रहे हो तो ये सारी चीजें सीखिए। एसएपी का कोर्स बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मैं अभी भी बोल रही हूँ, इतने सारे बच्चे हैं। अगर आपको वाकई में कुछ डेवलप करना है, वाकई में you want to become a manager in good company, good leader, or you want to working in a big organization, so you need to improve your speed, you need to know excel, you need to know what is a project. Okay, so just improve your skill, ideas and thoughts, just read regarding that kind of matter. You should improve your personality, how to interact interviews, how to communicate in front of the interviewer, what kind of questions there are. Lot of things are available in YouTube and all. Okay, push yourself, talk with yourself. Okay, mirror में practice करिए. If you feel like that कि yes, you are not eligible to communicate, just speak yourself. Wake up early in the morning and just communicate. So communication is most important, your behavior, your personality, your way of communication. So everything is perfect, then definitely you will get a good job. Market is open for you, but you need to prove in front of them. आपको proof करना है कि yes, you are eligible for that company or that particular project. बहुत सारी opportunities है, but you need to find it, right? ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है बच्चों. Got it? So push yourself and prove that you are the best. Okay? Yes, ma'am. Yes. Okay. So bye bye. Take care. See you tomorrow. Bye, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.